22 फरवरी 2026 सुबह का वक्त था। मेक्सिको का एक छोटा सा टूरिस्ट टाउन टपाल्पा। पत्थर की सड़कें, हरे बड़े पहाड़, टूरिस्ट शॉप। ये जगह ज्यादा मशहूर है अपनी खूबसूरती की वजह से, ना कि क्राइम की वजह से। लेकिन उस सुबह इस टाउन के बाहर जंगली इलाकों में एक कैबिन कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसा था जो दुनिया नहीं जानती। वहां छुपा हुआ था वो आदमी जिस पर अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। जिस आदमी की सिर्फ कुछ पुरानी फोटोज थी दुनिया के पास, वो भी 1990 और 80 की अरेस्ट के वक्त ली गई। आज वो कैसा दिखता है ये किसी को नहीं पता था। उसका नाम था एल मेंचो। मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड, एयरफोर्स, आर्मी सब ने मिलकर उस कंपाउंड को घेर लिया था अंधेरे में ही, सूरज निकलने से पहले। जैसे ही सोल्जर्स आगे बढ़े, कार्टेल के गनमैन ने फायरिंग शुरू कर दी। भारी गोलीबारी हुई, 4 कार्टेल मेंबर्स मार गिराए गए। लेकिन एल मेंचो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जंगल में निकलता है और पास ही एक वुडन कैबिन कॉम्प्लेक्स की तरफ भागता है। दोबारा गोलीबारी हुई और इस बार सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया घायल हालात में। उस दौरान एयरलिफ्ट किया गया मेक्सिको सिटी की तरफ, लेकिन रास्ते में ही एल मेंचो मर गया। एक ड्रग लॉर्ड जो पुलिस और आर्मी दोनों के लिए नासूर बन गया था, वो आखिर खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। क्योंकि जिस दिन एल मेंचो मरा, उस दिन मेक्सिको जल उठा। और इस सब को समझने के लिए हमें 60 साल पीछे जाना होगा। 1986 मेक्सिको की मकनहाई स्टेट में एक छोटा सा टाउन एग्युल्गा। यहाँ गरीबी इतनी थी कि लोगों की जिंदगी जरूरी चीजें पूरी करने में ही गुजर जाती। पहाड़ों में इलीगल मार्जुआना के खेत लगते थे और यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका असली नाम था नेमेसियो ओसिगुएरा कार्वेंटेस। उसका घर बड़ा था, 5 भाई थे, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। जरूरत के लिए फैमिली एवोकाडो फार्मिंग करती थी और मेक्सिको में एवोकाडो फार्मर्स का हाल सब जानते हैं। ड्रग कार्टल्स उनसे उनका हिस्सा ले लेते हैं, कुछ नहीं रहता था। ये लड़का स्कूल में 5th ग्रेड तक पहुंचा और फिर स्कूल छोड़ दिया। घर को सपोर्ट करना था, लेकिन उस छोटे से घर की 4 दीवारों में उसके सपने पूरे नहीं आते थे। जब तक वो 14 साल का हुआ, उसका काम हो गया था मार्जुआना के खेतों की निगरानी करना। 1980 में एक बेहतर जिंदगी की तलाश में वो अमेरिका चला गया। इलीगल तरीके से कैलिफोर्निया में आकर रहने लगा। द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, वो सपना जो लाखों लोगों ने देखा है, लेकिन यहाँ उसे एक सिर्फ चीज मिली और वो थी क्राइम। 1986 सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने उसे पकड़ा, चोरी का सामान और एक गन रखने के जुर्म में। कुछ सालों बाद 1992 में सैन फ्रांसिस्को के इंपीरियल बार में हेरोइन बेचते हुए वो पकड़ा गया। अंडरकवर कॉप्स ने उसको ट्रैप किया था। और यहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जब डील होगी और दोनों भाई घर की तरफ लौटे, एल मेंचो ने पैसे की गड्डी देखी। नोट्स बिल्कुल साफ सिस्टमैटिकली पैक हुए थे। एक नजर में समझ गया ये डील गलत है, ये अंडरकवर कॉप्स हैं। उसका शक बिल्कुल सही निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने 3 साल की सजा मिली टेक्सास के बिग स्प्रिंग करेक्शनल सेंटर में। वहां उसे मिलते हैं ऐसे ही कई नौजवान जिन्हें आगे वो अपनी गैंग का हिस्सा बनाने वाला। 3 साल बाद 1997 में पैरल कार छोड़कर मेक्सिको वापस डिपोर्ट कर दिया गया। इस वक्त उसकी उम्र थी 30 साल। और यहाँ से कहानी का वो ट्विस्ट आता है जो आज भी लोग यकीन नहीं करते। मेक्सिको वापस आते ही एल मेंचो ने जलेस्को स्टेट पुलिस ज्वाइन कर ली। सुना आपने, एक कन्विक्टेड ड्रग डीलर पुलिस ऑफिसर बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ कैसे। मेक्सिको का सिस्टम ऐसा था और एल मेंचो ने इस सिस्टम का फायदा उठाया। कुछ सालों तक उसने पुलिस की नौकरी की। इस दौरान उसने समझा कि पुलिस कैसे काम करती है, कहाँ कमजोरी है सिस्टम में, कैसे किसी ऑफिसर को थोड़े से पैसों में खरीदा जा सकता है, कौन सा लूप होल है जो उसे कभी अरेस्ट होने से बचा सकता है। ये नॉलेज, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी उसके लिए, ये उसका फ्यूचर का सबसे खतरनाक हथियार बनने वाली थी। फिर उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और शादी की एक रोजालिंडा गोन्वेंजिया वेलेंशिया नाम की एक लड़की से, एक औरत जो एक पावरफुल कैटल फैमिली से आती थी। ये शादी उसकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एंट्री बन गई। मिलेनियो कार्टेल पहले बॉडीगार्ड बना, फिर हिटमैन। पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया, आगे बढ़ने की तमन्ना थी और बस वही किया जो अक्सर लोग करते हैं। राइट कनेक्शन, राइट मैरिज और राइट टाइमिंग। 2010 तक कार्टेल के सारे लीडर्स
या तो मारे जा चुके थे या जेल में थे। एलमेंचो ने लीडरशिप मांगी, नहीं मिली तो उसने एक सिंपल काम किया, अलग हो गया, अपना अलग ग्रुप बनाया। कार्टेल जेलेस्की ने नोवा जनरेशिया CJNG, ये नाम सुनने में नॉर्मल लगता है लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। शुरुआत में उसने अपने कंपेटिटर्स को एक एक करके निशाना बनाया। लॉस ज़ेटास, जो मेक्सिको का सबसे डेंजरस ड्रग कार्टेल था, उनके हाथ जंग छेड़ दी। 20 सितंबर 2011 को वेराक्रूज के बोला डेल रिया इलाके में 2 ट्रक्स भर के 35 लाशें मिली। CJNG ने खुद दावा किया कि ये सब लॉस ज़ेटास के मेंबर्स थे। मैसेज क्लियर था, इस इलाके में अब हमारा कारोबार चलेगा। एलमेंशो एक चीज में एक्सपर्ट था, वो दूसरों की खूबी अपने ग्रुप में अडॉप्ट कर लेता था। जिस कार्टेल को वो निशाना बना रहा था, उनकी टैक्टिक्स, उनकी यूनिफॉर्म स्टाइल, उनका डिसिप्लिन सब कॉपी किया। एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री स्टाइल फोकस बना लिया। हजारों की तादाद में लड़के, मिलिट्री जैसी यूनिफॉर्म, अपने मुल्क की पुलिस से ज्यादा एडवांस हथियार, RPG लॉन्चर्स, 50 कैलिबर स्नाइपर राइफल्स और मशीन गन्स। सोचो एक बार, एक ड्रग कार्टेल की आर्मी जो गवर्नमेंट आर्मी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ एक सवाल है, ये सब इतना पावरफुल कैसे बना? जवाब है 2 केमिकल्स में, मेथाफिनेफ्टल अमाइन और फिनेफ्टाइन। मैथ में प्रॉफिट मार्जिन कोकेन और हीरोइन से कहीं ज्यादा था, और सबसे बड़ी बात, कोकेन के लिए कोलंबियन सप्लाईज पर डिपेंड करना पड़ता था। मैथ चाइना से रॉ मटेरियल मंगवाओ, खुद बना लो। CJNG के पास 2018 तक मेक्सिको भर में 100 से ज्यादा मैथ लैब्स थे, पूरे मेक्सिको में आइसोलेटेड एरियाज में, घने जंगलों में छुपे हुए। और फिर आया फिनेफ्टाइन, ये एक सिंथेटिक ओपेड है जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। अपनी हथेली पर रैट का कुछ दाने डालो, बस इतनी ही मिकदार, सिर्फ 2 मिलीग्राम, एक इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। और अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए, एक फिनेफ्टाइन पिल बनाने की कॉस्ट सिर्फ 10 सेंट्स, और यही पिल बिकती है 10 से 30 डॉलर्स में। एक ड्रग कार्टेल अगर सिर्फ $500 की प्रोडक्शन कॉस्ट लगाए तो वो कमा सकता है $20 मिलियन तक। 2023 में अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली 73,000 ड्रग ओवरडोज डेथ सिर्फ सिंथेटिक ओपेड्स की वजह से हुई। उनमें से 70% की सिर्फ वजह फिनेफ्टाइन था, और CJNG ने इस फिनेफ्टाइन एम्पायर का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर था। अब एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर मेक्सिको में ये कार्टेल्स इतने पावरफुल कैसे हुए कि गवर्नमेंट से सीधा टक्कर ले सकें? सोचो एक सीन, मेक्सिको के किसी छोटे शहर का मेयर है, मंथली सैलरी है 30,000 पेसोस, तकरीबन $1,500। एक रात उसके घर एक SUV आई, अंदर बैठे थे कार्टेल के लोग, एक हाथ में ब्रीफकेस, 5 लाख पेसोस, दूसरे हाथ में गन। पटालो प्लम्बो, या पैसे ले लो या गोली खा लो। ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये मेक्सिको में हर हफ्ते 100 शहरों में रिपीट होता है, और इसका पॉलिटिकल एंट्री में बहुत इन्फ्लुएंस था। PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनल पार्टी 71 साल तक मेक्सिको पर राज किया, 1929 से 2000 तक, और इस वक्त गवर्नमेंट इतनी कमजोरी में गिर गई थी कि उसने कार्टेल से लड़ने की बजाय उनसे डील करना शुरू कर दी। एक सिस्टम बना, प्लाजा सिस्टम। रूल सिंपल था, कार्टेल्स पब्लिक वायलेंस लिमिट रखेंगे, ऑफिशियल्स को धमकाएंगे नहीं, बाद में मेयर से लेकर गवर्नर तक सबको पैसे मिलेंगे रिश्वत की सूरत में। जब 2000 में PRI की सत्ता खत्म हुई, ये पूरा सिस्टम बिखर गया, और बिखरते बिखरते 2 नहीं बल्कि कई ज्यादा और गैंग्स जन्म ले गए। और दोस्तों यहाँ एक और चीज है जो अक्सर लोग नहीं जानते, अमेरिका खुद इन क्राइसिस का एक सबसे बड़ा आर्किटेक्चर रहा है। पहली बात, 1980 में CIA ने नारगुआ की सोशलिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ सेंट्रा रेबल्स को सपोर्ट किया। उन्हें ट्रेनिंग और पैसा मिलता था मेक्सिकन ड्रग कार्टेल से। वॉशिंगटन पोस्ट ने 1990 में एक्सपोज किया कि CIA खुलेआम एक ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉपर्टी यूज कर रही है कॉन्ट्रा रेबल्स को ट्रेन करने के लिए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, अमेरिका की अपनी सेनेट इन्वेस्टिगेशन ने भी इसे कंफर्म किया है। दूसरा, 1994 का नेफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई, बॉर्डर पर ट्रक्स का फ्लो 7500 से बढ़कर 12,000 पर डे हो गया। हर ट्रक चेक करना फिजिकली इम्पॉसिबल था, ड्रग ट्रेड और ज्यादा फैल गई। और नेफ्टा का एक और साइड इफेक्ट, अमेरिका ने मेक्सिको में सस्ते कॉप्स डंप करने शुरू कर दिए। मैक्सिकन फार्मर्स की कॉर्न की कीमत 65% से ज्यादा गिर गई।
1991 से 2007 के दरमियान 20 लाख किसान मेक्सिको में खेती करना छोड़ चुके थे। यही बेरोजगारी किसान कार्टेल के फुट सोल्जर्स बने। तीसरा, हथियार। 2014 से 2018 के दरमियान मेक्सिको में रिकवर की गई फायर आर्म्स में से 70% अमेरिकन थे। बॉर्डर रीजन में 6700 गन डीलर्स थे, मतलब हर माइल पर 3 गन डीलर्स। और फिर एक और चीज, ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस। यूएस एजेंसीज ने जानबूझकर 2000 से ज्यादा हथियार मेक्सिको जाने दिए। प्लान था कि इन्हें ट्रैक करके क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा जाएगा, लेकिन ट्रैक ही नहीं कर पाए और यही गन्स बाद में अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने लगे। पहले कार्टेल्स को ग्रो होने दो, फिर बॉर्डर्स खोलो, फिर 2 लाख गन्स भी बेचो और फिर कहते हो प्रॉब्लम क्या है। जब सीजेएनजी का खौफ बढ़ता गया, मैक्सिकन अथॉरिटीज ने एल मेंचो के पीछे सब कुछ लगा दिया। अप्रैल 2015 जलेस्किको में पुलिस का एक कॉन्वे था। सीजेएनजी के लोग घात लगाए बैठे थे। जब अटैक हुआ, 15 पुलिस ऑफिसर्स मार दिए गए, 5 बुरी तरह जख्मी हुए। मेक्सिको की हिस्ट्री में सिक्योरिटी फोर्सेस पर सबसे खतरनाक हमलों में से एक। पुलिस को नाकाम होते देखकर काम दिया गया मिलिट्री को। ऑपरेशन जलेस्किको लॉन्च हुआ, हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, लेकिन सीजेएनजी के पहले से खबर थी। उनके पास RPG-27 रॉकेट लॉन्चर्स थे। उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर को मार गिराया। 18 में से सिर्फ 9 लोग जिंदा बचे और वो भी बुरी तरह जख्मी। एक ड्रग कार्टेल ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। ये सुनकर अंदाजा लगाओ कि आखिरकार मेक्सिको के अंदर सिचुएशन क्या थी। एल मेंचो दुनिया का सबसे वांटेड क्रिमिनल था, लेकिन पकड़ना क्यों मुश्किल था? क्योंकि वो पैब्लो एस्कोबार और एल कैप्चो से बिल्कुल उल्टा था। एस्कोबार और कैप्चो फेम के भूखे थे, पब्लिक अटेंशन चाहते थे और वो उनकी तबाही का सबब बना। एल मेंचो को पब्लिक अटेंशन से नफरत थी। जलेस्को, मेलकाओ और कोलिमा के घने जंगलों में गहरे पहाड़ों में रहता था। वक्तन फमक्तन जगह बदलता रहता था। सीजेएनजी के सिर्फ गिने चुने लोगों ने ही उसे कभी कभी देखा था। गवर्नमेंट के पास उसकी सिर्फ 3 से 4 पुरानी तस्वीर थी जो कि 1980 में ली गई थी। असली पहचान भी नहीं थी। और वो एक बात जो उसे सबसे अलग करती है, डिसिप्लिन। उस आदमी ने ड्रग्स तो क्या, शराब को भी हाथ नहीं लगाया। जिस वर्ल्ड में सब कुछ एक्सेस में था, एल मेंचो अलग था। यही वजह थी कि वो इतने सालों तक बचा रहा। तो सुबह 22 फरवरी 2026 मैक्सिकन इंटेलिजेंस को एक लीड मिली। एल मेंचो की एक रोमांटिक पार्टनर के एसोसिएट को ट्रैक किया गया। पता चला कि वो एसोसिएट उस पार्टनर को टपाल्पा के बाहर एक रूरल प्रॉपर्टी पर ले गया था। 21 फरवरी को वो पार्टनर वहां से चली गई, लेकिन एल मेंचो अपने बॉडीगार्ड के साथ रुका रहा और स्पेशल फोर्सेस ने वो मौका नहीं छोड़ा जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। गोली लगी, सीरियसली जख्मी हुआ, एयरलिफ्ट हुआ, रास्ते में ही मौत। एक आदमी जो $15 मिलियन का इनाम रखता था अपने सर पर, खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, यहां स्टोरी खत्म नहीं होती। यहां से शुरू होती है एक और चैप्टर। एल मेंचो की मौत की खबर फैलते ही सीजेएनजी ने पूरे मेक्सिको में तबाही मचा दी। कार्टेल के एक सीनियर लीडर एल ताली ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स का हुक्म दिया। उसने हर सोल्जर को मारने के बदले 2000 मैक्सिकन पिकॉस का इनाम रखा। 20 अलग अलग स्टेट्स में एक साथ आग लगाई गई, गाड़ियां जलाई गईं, हाईवेज ब्लॉक किए गए, बिजनेस तबाह किए गए, 250 से ज्यादा रोड ब्लॉक्स किए गए, स्कूल्स बंद हो गए, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर गुलानजारा एक गोस्ट टाउन बन गया। सिक्योरिटी एनालिस्ट कह रहे थे कि ये 1980 के कोलंबियन जैसा सिनेरियो हो सकता है जब पैब्लो एस्कोबार ने स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ दी। एल मेंचो की सक्सेशन लाइन टूट चुकी है। उसका बेटा अमेरिका की जेल में बंद है, उसकी बीवी मेक्सिको में अरेस्टेड है, उसके 2 भाई भी जेल में हैं। अब कार्टेल की बाकी बचे हुए 4 कमांडर्स में पावर स्ट्रगल शुरू हो सकती है। अमेरिका में ट्रम्प गवर्नमेंट ने कार्टेल्स को फॉरेन टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। सितंबर 2025 में अमेरिकन मिलिट्री ने इंटरनेशनल वाटर्स में एज ट्रक ट्रैवलिंग वेसल्स पर बॉम्ब गिराने शुरू कर दिए हैं। ऑपरेशन साउथर्न स्पीयर के तहत अब तक 44 स्ट्राइक्स में कम से कम 150 लोग मारे गए हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनब्रॉन पर प्रेशर था
के कार्टल्स के खिलाफ एक्शन दिखाएं। एल मेंचो की किलिंग उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन असली सवाल ये है दोस्तों, क्या इस सब के बाद मेक्सिको में ड्रग कार्टल्स खत्म होंगे? हिस्ट्री कहती है हर बार जब एक ड्रग लॉर्ड हटा है, मेक्सिको में 2 और खड़े हो गए हैं। और जब तक अमेरिका में डिमांड है, मेक्सिको में सप्लाई रहेगी। जब तक अमेरिकन गन बॉर्डर्स क्रॉस करके मेक्सिको आ रही हैं, कार्टल्स लड़ते रहेंगे। जब तक लोकल पुलिस ऑफिसर्स की मंथली सैलरी से ज्यादा उन्हें कार्टल्स देते हैं, करप्शन शायद नहीं रुकेगी। और जब तक फेनेफ्टाइन और मैथ का रॉ मटेरियल चाइना से आता रहेगा, ये सप्लाई चेन शायद नहीं टूटेगी। ये सिर्फ मेक्सिको की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक शेयर्ड क्राइसिस है जिसका सलूशन भी शेयर्ड होना चाहिए। और हम कुछ महीने बाद जून 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के चक्कर में मैचेस इसी शहर में गुडार्जा में होने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट, दुनिया का सबसे खतरनाक कैटल का इलाके में। एल मेंचो एक इंसान नहीं था, सिर्फ वो एक सिस्टम का नतीजा था। गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन, इंटरनेशनल ड्रग डिमांड और दोनों तरफ की हुकूमतों की बार बार की गई गलतियां, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जहां एल मेंचो जैसे शख्स पैदा होते हैं। एक एवोकाडो फार्मर का बेटा जो 5वीं क्लास में स्कूल छोड़ गया, जो इलीगल क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग से शुरू हुआ, जेल गया, वापिस आया, पुलिस बन गया, सिर्फ सिस्टम को समझने के लिए, और फिर उसी सिस्टम को तोड़कर दुनिया का सबसे वांटेड क्रिमिनल बन गया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी उन हालात की है जो ऐसे आदमी पैदा करते हैं। एल मेंचो टूट गया, लेकिन वो सिस्टम अभी भी जिंदा है। रियलिटी ऑफ एल मेंचो। और अगर दोस्तों आपको भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।